आज हम बात करने वाले हैं 8th पे कमीशन की, मगर इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि 8th पे कमीशन एग्जैक्टली होता क्या है, ये डिस्कशन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी हाइक के बारे में नहीं है। तो अगर आपके मन में भी ये बात है कि मेरा इस वीडियो से क्या लेना देना, ये तो सरकारी नौकरी वालों के लिए है, तो आप अपनी जगह बेहद गलत है। तो एक ब्रॉडर माइंडसेट के साथ 8th पे कमीशन को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्यों? इसके पीछे भी कई कारण हैं, आइए समझते हैं। अंदाजे से लगभग 3 करोड़ सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स हैं आज की डेट में, जो कि इंडिया की कामकाजी आबादी का सिर्फ 5% है। अगर कंपेयर करें तो इंडिया की सबसे बड़ी प्राइवेट कंपनी जो कि है TCS सिर्फ 6 लाख लोगों को एम्प्लॉय करती है। यानी कि 8th पे कमीशन का जो इम्पैक्ट होगा वो 50 गुना ज्यादा लोगों पे होने वाला है। जिसका मतलब साफ साफ ये है कि ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए उनकी सैलरी हाइक से जुड़ी एक अच्छी खबर नहीं है, ये पूरी की पूरी इंडियन इकोनॉमी पे एक काफी बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि आप एज एन इंडियन सिटीजन 8th पे कमीशन को जरूर समझें। पे कमीशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो देश की इकोनॉमिक रियलिटी को सैलरी और पेंशन के स्ट्रक्चर के साथ सिंक करता है, अलाइन कर। क्या जरूरत है ऐसे कमीशन की? देखिए, बेहद सिंपल है। हर 10 साल में एक बार एक पे कमीशन निकलता है। ऐसे में हर 10 साल में इकोनॉमी सेम नहीं रहती, इकोनॉमी के हालात सेम नहीं रहते, महंगाई बढ़ती है, सिटीज महंगी हो जाती हैं, बेसिक लिविंग कॉस्ट की डेफिनेशन ही बदल जाती है, कंजम्पशन बढ़ जाता है, और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो एक आम आदमी पे काफी असर डालती है। और चूंकि इसका असर आम आदमी पे पड़ता है तो इसका डायरेक्ट असर इकोनॉमी पे भी पड़ता है। इसलिए ये सिर्फ आपकी सैलरी हाइक से नहीं जुड़ा है, ये एक बहुत बड़ा रीसेट बटन होता है। आप समझेंगे डिटेल में पे कमीशन एग्जैक्टली होता क्या है। पे कमीशन का काम होता है ये डिसाइड करना कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलने वाली सैलरी या पेंशन आज के टाइम के हिसाब से, आज के एक्सपेंसेस के हिसाब से अलाइन करती भी है या नहीं। गवर्नमेंट सिंपली आपकी सैलरी बढ़ाती नहीं है, ये एक डिटेल स्टडी होती है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा, कंजम्पशन सर्विस, हाउसिंग कॉस्ट, एजुकेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर इन्फ्लेशन और फ्यूचर लायबिलिटीज, इन सबको देखा जाता है, उसके बाद एक डिसीजन लिया जाता है। कमीशन का काम होता है सिर्फ रिकमेंडेशन देना, फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। UBS यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के एस्टिमेट के मुताबिक 8th पे कमीशन का एडिशनल कॉस्ट लगभग 4.5 ट्रिलियन रुपीस का है, जो कि लगभग GDP के 1.1% के बराबर है। ये एक बहुत बड़ा फिस्कल होल है, और इस मैसिव गैप को फिल करने के लिए जो रिसोर्सेज होंगे वो कहीं से तो आएंगे। रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे? उसके 2 तरीके हैं, या तो हायर टैक्सेस होंगे, टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, या तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग में कट्स किए जाएंगे। और इट कुड बी अलाउइंग द फिस्कल डेफिसिट टू वाइडन अ लिटिल, जिसकी वजह से बहुत प्रेशर बनता है भारत सरकार पे, इंडियन गवर्नमेंट पे। इसलिए ये कॉमन मैन पे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे, सरकार पे, सबके लिए 8th पे कमीशन बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेकर आता है। अब बात करेंगे ऐसे पे कमीशन की जरूरत क्या है, 8th पे कमीशन जरूरी क्यों है। 7th पे कमीशन के बाद पीरियड काफी अनयूजुअल था। कोरोना का पैंडेमिक आया, ग्लोबल इन्फ्लेशन स्पाइक हुई, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स चेंज हुए और हाउस होल्ड बजट पे भी प्रेशर काफी बढ़ता नजर आया। रियलिस्टिकली देखें तो आज एक नॉर्मल कॉमन फैमिली का खर्चा सिर्फ राशन और रेंट तक सीमित नहीं है। इसमें एजुकेशन एक्सपेंसेस, हेल्थ केयर एक्सपेंसेस, डिजिटल कनेक्टिविटी, इंश्योरेंस, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, ये सब आज की डेट में अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस बन चुके हैं। अगर सैलरी स्ट्रक्चर इन रियलिटीज के साथ सिंक नहीं होता है, अलाइन नहीं करता है, इनको रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो जो आम आदमी है, कॉमन मैन है, उसकी परचेजिंग पावर धीरे धीरे वक्त रहते स्लाइटली इरोड होने लग जाती है। इस इरोजन का कोर ट्रिगर होता है पे कमीशन, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये सिर्फ बातें नहीं है, आई हैव डेटा टू बैक दिस अप। 6th पे कमीशन जो कि 2008 में आया था, उसके बाद सेंट्रल वेज बिल GDP के 2% से 3.5% हो गया था बढ़ के, और 7th पे कमीशन जो कि 2016 में आया था, उसके बाद यही 2.6% से 3% तक बढ़ गया था। ये फिगर्स सिर्फ सैलरी नंबर्स नहीं है, ये इकोनॉमी को पुश करने का प्रूफ है। और अगर इस चीज को थोड़ा रियलिस्टिकली विजुअलाइज करें तो आप ही सोचिए, अगर 3 करोड़ लोगों के पास सैलरी बढ़ के आती है, इन सब की सैलरी बढ़ती है, तो इनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। चाहे वो घर खरीदें, चाहे गाड़ी खरीदें, इंश्योरेंस खरीदें, या वो बच्चों की पढ़ाई पे पैसा लगाए, फॉरेन ट्रैवल करें, या कुछ भी ऐसा हो, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और डायरेक्टली ये पे कमीशन कंजम्पशन बूस्ट को ट्रिगर करेगा। कंजम्पशन में हमें ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। और इसी से जुड़ा एक टर्म है जो अक्सर पे कमीशन में काफी यूज होता है, मगर आम आदमी उसके बारे में बेसिक भी नहीं जानता, और उस टर्म का नाम है डिमांड स्टिमुलस। आप समझेंगे डिमांड स्टिमुलस एग्जैक्टली क्या होता है, पे कमीशन को और आम आदमी को कैसे अफेक्ट करता है। सिंपल शब्दों में अगर डिमांड स्टिमुलस को समझ
समझें तो जब लोगों के हाथ में, मेरे आपके हाथ में ज्यादा पैसा आता है तो हम ज्यादा खर्चा करते हैं। घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, एजुकेशन एक्सपेंसेस, या आप ट्रैवल में पैसा लगाए या आप कुछ और करें उस पैसे का। और स्पेंडिंग से बिजनेसेस को काफी रेवेन्यू जाता है। जो रेवेन्यू मिलता है उससे बिजनेसेस हायरिंग करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है तो इनकम क्रिएट होती है और यही साइकिल इकोनॉमी को आगे मूव करती है। हिस्टोरिकली देखा जाए तो 7th पे कमीशन के बाद प्राइवेट कंजम्पशन 8.1% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2017 रिजर्व बैंक ने एस्टिमेट किया कि अगर ये रिवीजन नहीं होती तो रियल जीडीपी ग्रोथ 200 बेसिस पॉइंट्स कम होती। अब समझिए, यहाँ पे एक सिंगल पॉलिसी लेवर ने जीडीपी की ग्रोथ में सीधा 2% कंट्रीब्यूट किया। और सिर्फ बात यहाँ पे कंजम्पशन की नहीं है, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स भी काफी ग्रो करते हैं हर पे कमीशन के आ जाने के बाद। हिस्टोरिकली अगर डेटा देखा जाए तो 7 CPC के बाद हाउस होल्ड सेविंग स्ट्रेंथन हुई और शिफ्ट टुवर्ड्स इक्विटी और फाइनेंशियल एसेट्स भी देखा गया। 8 CPC के कंटेक्स्ट में एक्सपेक्टेड एडिशनल इनकम अराउंड 2.4 to 3.2 ट्रिलियन रुपीज है, जिसमें से 1 to 1.5 ट्रिलियन रुपीज इंक्रीमेंटल सेविंग्स, एसेट्स, डिपॉजिट्स और मार्केट में फ्लो करने की पॉसिबिलिटी देखी जा रही है। तो 8th पे कमीशन के आ जाने के बाद सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगा बल्कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में भी काफी बड़ा बूस्ट देखने को मिल सकता है। डिमांड स्टिमुलस से जुड़ा एक और टर्म है जिसका नाम है फिस्कल कंस्ट्रेंट्स और ये इस सिक्के का दूसरा पहलू है। आइए इसे समझें। फिस्कल कंस्ट्रेंट का सिंपल शब्दों में मतलब होता है गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कैपेसिटी। अब ये बात साफ है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। अगर पेंशन बढ़ेगी, सैलरीज बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का एनुअल फिक्स्ड एक्सपेंडिचर भी नेचुरली बढ़ जाएगा। और अगर ये गवर्नमेंट का फिक्स्ड एक्सपेंडिचर फिक्स्ड इनकम से ज्यादा हो जाता है तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है। इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा स्टेट्स पे। 8th पे कमीशन का मेजर बर्डन अराउंड 60% जो है वो स्टेट्स के बजट्स पे पड़ेगा। स्टेट्स के पास नेचुरली बोरोइंग फ्लेक्सिबिलिटी कम है और फिस्कल स्पेस टाइट है। इसका मतलब ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और अदर प्रायोरिटीज कॉम्प्रोमाइज हो सकती हैं अगर प्लानिंग ढंग से ना करी जाए। अब बात करेंगे एक ऐसे टर्म की जो हर बार हर पे कमीशन में सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जिसे कहते हैं द फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जो कि एग्जिस्टिंग बेसिक सैलरी पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.5 है और किसी की बेसिक सैलरी 20,000 है तो रिवाइज्ड बेसिक सैलरी उसकी 50,000 हो जाती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये फैक्टर रैंडम बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके पीछे काफी रिसर्च लगती है, काफी फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसिडर किया जाता है, जैसे कि इन्फ्लेशन डेटा, अफोर्डेबिलिटी, फ्यूचर लायबिलिटीज, इन सब का कैलकुलेशन किया जाता है। 7th पे कमीशन ने 2.57 यूज किया था फिटमेंट फैक्टर। 8th पे CPC में रेंज 1.8 से 2.86 के बीच डिस्कस हो रही है, यानी कि काफी वाइड रेंज देखने को मिल जाएगी। अब आते हैं मेन बात पे। अगर आप एक पेंशनर हैं या आप एक रिटायरी हैं तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पेंशन सैलरी लिंक्ड होती है। जब बेसिक पे रिवाइज होती है, सैलरीज रिवाइज होती हैं, तो पेंशन का स्ट्रक्चर भी रिवाइज होता है। तो इसका मतलब ये है 8th पे कमीशन के आ जाने के बाद पेंशनर्स के लिए उनके कैश फ्लोस बेटर हो सकते हैं, इंप्रूव हो सकते हैं। रिटायरीज का या हर वो इंसान जो रिटायरमेंट ले चुका है, सबसे बड़ा दुश्मन जो उसका होता है वो होता है इन्फ्लेशन। पे कमीशन रिटायरीज की परचेसिंग पावर को रिस्टोर करने का और आगे मेंटेन करने का एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। अब बात करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब हो सकता है इसका, और इकोनॉमी के लिए इस पे कमीशन के आ जाने के बाद क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। हायर सैलरीज का मतलब होता है हायर सेविंग्स। हायर सेविंग्स का मतलब होता है साफ साफ कि हायर इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिल जाएंगी। हायर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन देखने को मिल जाएगा। रियल एस्टेट की डिमांड में ग्रोथ देखने को मिल जाएंगी। कंजम्पशन लिंक्ड सेक्टर्स में ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। म्यूचुअल फंड इनफ्लोज ज्यादा आ सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए यानी आपके लिए ये एक मैक्रो सिग्नल हो सकता है कौन से सेक्टर्स बेनिफिट करेंगे, कौन से सेक्टर्स प्रेशर में आ जाएंगे। 8th पे कमीशन के आ जाने के बाद ये सब डिसाइड होता है। पे कमीशन ये भी डिसाइड कर सकता है कि इंटरेस्ट रेट्स पर लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। RBI इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है या घटाती है, इस पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट 8th पे कमीशन का हो सकता है। 8th पे कमीशन एक रेयर अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी के सिंक्रोनाइज डिमांड स्टिमुलस की, जहां एक पॉलिसी लेवल यानी कि पे कमीशन डायरेक्ट जीडीपी ग्रोथ और फाइनेंशियल मार्केट्स दोनों पे इफेक्ट डाल सकती है। एंड में 8th पे कमीशन को सिर्फ कितनी सैलरी बढ़ेगी या कितनी पेंशन बढ़ेगी इस एंगल से देखना गलत है। ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रीसेट है जो कि आपकी सेविंग्स को, इन्वेस्टमेंट्स को, कंजम्पशन को और आम तौर पे होने वाली हर चीज को काफी इम्पैक्ट कर सकता है। इसका इफेक्ट ग्रेजुअल होता है लेकिन काफी डीप होता है, इसलिए इसको एक ब्रॉडर लेंस से, एक ब्रॉडर माइंडसेट से देखना और समझना हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो में जुड़े किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत आई हो, कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आवर टीम विल बी हैप्पी टू गेट बैक टू यू विद द राइट एडवाइस, द राइट इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप फॉलोइंग Prodigy Pro for most regulated, insightful financial content. Investment in securities market are subject to market risks.
Read all the related documents carefully before investing.